प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट को एक्सप्लेन किया। तो हमने देखा कि लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर लेंथ इतनी ज़्यादा होगी तो ओबियसली फिर वीडियो निर्मित कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का जो फिज़िक्स का पेपर होना है वो 21 फरवरी को होना है। तो हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपको केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही एक्सप्लेन करूँगा। बाकी क्वेश्चंस मैं वर्बली आप लोगों को बता दूंगा, और आपको अगर कोई समस्या आती है तो फिर आप बॉक्स में लिख दें या फिर मुझे व्हाट्सअप कर दें, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, उस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है। एक्चुअल में इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में 90 का एंगल होता है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं। अगर आपने पढ़ा हो तो ये फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, डी वी चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है ई डॉट डी आर, और चेंज इन पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जीरो रहता है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट तब ही जीरो होता है जबकि उनके बीच में 90 का एंगल बनता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर 90 का होगा तो ए डॉट बी जीरो होगा। दैट मीन्स ध्यान रखें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। दूसरा क्वेश्चंस, दो पॉइंट चार्ज हैं जिनका चार्ज दिया हुआ है Q और एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इनके ठीक मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। यहाँ आपको देखिए बताए गए हैं, ये कोई दो चार्ज हैं, दोनों की वैल्यू है Q और इनके बीच की डिस्टेंस है 2a, और इसके मिड पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है। दैट मीन्स यहाँ से भी डिस्टेंस Q रहेगी क्योंकि 2a डिस्टेंस है, और यहाँ से भी डिस्टेंस a रहेगी। सॉरी, दोनों तरफ से डिस्टेंस जो है वो a रहेगी। और पोटेंशियल का फार्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है, वो फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। तो R की जगह a आ जाएगा, इसके कारण b यहाँ पर फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/A, और इसके कारण भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/A। तो ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसके कारण यहाँ पे सम हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका आएगा पोटेंशियल रिजल्टेंट, दोनों को अगर मैं सम कर दूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q Q 2Q/A। तो इस 2 से ये 4 को अपन कैंसिल कर देंगे, या 2 आएगा। तो अंततः आपका ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा, ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन 0A। दैट मीन्स ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि ड्यू टू पॉइंट चार्ज पूछा जाए तो फिर आप इस फार्मूले को दर्शा सकते हैं, इस फार्मूले को बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका इसमें है 10 कूलाम चार्ज देने से किसी चालक का जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट इंक्रीज हो जाता है, तो चालक यानी कंडक्टर की कैपेसिटी अपने को बताई गई है। ठीक है, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, मैं इसको ऐसे सॉल्व करवा देता हूँ। Q इज इक्वल टू CV, और यहाँ से आपको कैपेसिटी पूछिए, दैट मीन्स C इज इक्वल टू हो जाएगा Q/V। Q दिया है आपको 10 कूलाम और V दिया हुआ है आपको 2 वोल्ट। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 5 आंसर आएगा, दैट मीन्स 5 फैरड। इस प्रकार से ये कैपेसिटी जो है वो 5 फैरड की हो जाएगी। 5 फैरड कैपेसिटी का जो यूनिट है, यानी जो धारिता का मात्रक है वो फैरड है, तो यहाँ फैरड आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है,
इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो संधारित्र मतलब कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। भैया थोड़ा सा ध्यान जरूर दें इसमें, जब हम समांतर क्रम में कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं तो आपके सिलेबस में जितने भी कॉम्बिनेशन है, चाहे वो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हो, सेल का कॉम्बिनेशन हो या इंडक्टर का कॉम्बिनेशन हो, हमेशा ध्यान रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है, सभी कैपेसिटर पर पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर इसकी जगहों पर आपसे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा जाए कि दो कैपेसिटर को अपन सीरीज में जोड़ रहे हैं, मतलब दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तब आप ध्यान रखना कि जब हम कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं तो फिर उन पर जो है वो चार्ज सेम रहता है। सो कीप इन माइंड, सीरीज में सभी कैपेसिटर पे चार्ज सेम रहता है और पैरेलल में सभी कैपेसिटर पर पोटेंशियल सेम रहता है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ मैं और अगला क्वेश्चन इस पर लेके चल रहा हूँ। आप अगला क्वेश्चन पे ध्यान दें। अगला क्वेश्चन आपका है, समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े गए, दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात। दैट मीन्स सेम कैपेसिटी के दो कैपेसिटर हैं, पहले उनको पैरेलल जोड़ा गया है, फिर उनको सीरीज में जोड़ा गया है, तो दोनों का रेशो अपने को बताना है। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि जब पैरेलल जोड़ते हैं तो कैपेसिटी दोनों कैपेसिटर की होती है C1 प्लस C2, चूँकि दोनों सेम कैपेसिटी के हैं तो ये हो जाएगा 2C। और जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तब फार्मूला होता है 1/C1 1/C2, दोनों की कैपेसिटी सेम है तो हम 1/C लिखेंगे, दैट मीन्स 2/C लिखेंगे। और जब इस C को अपन ऊपर लेके चलेंगे C डैश इज इक्वल टू, तो ये C/2 हो जाएगा। अब अपने को रेशो निकालना है, तो रेशो निकालने के लिए दिमाग में क्या रखना है वो बात सुन लें कि पहले हम C पैरेलल ले लेते हैं, फिर हम C सीरीज में ले लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू आई थी 2C, यहाँ पर आई है C/2, C से C कैंसिल हो जाएगा और 4/1, दैट मीन्स ये 4:1 आंसर आ जाएगा। तो आपका ये वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान देना है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे याद रखें, फिर वैल्यू जो भी दे रखी हो, अगर इसके प्लेस पे आपको सेम कैपेसिटी न देते कोई वैल्यू दे देते हैं, तब भी आपको इन्हीं फार्मूले में रख करके उसको सॉल्व करना है और इस प्रकार से सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ इसको क्लियर करके और आगे की ओर चल रहा हूँ, वो अपन थोड़ा सा देख लें कि किस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है आपका वो है आवेश 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, से 5 मीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पूछी गई है। चार्ज दिया हुआ है आपको 2 माइक्रोकूलम, दैट्स मीन 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम, और आपको डिस्टेंस दी हुई है। न्यूमेरिकली जब पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना होता है तो न्यूमेरिकली पोटेंशियल का फार्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ। पोटेंशियल का फार्मूला होता है न्यूमेरिकली जो अपने को देखना है, ठीक है, न्यूमेरिकली फार्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/, है ना, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मेरे को न्यूमेरिकली लिखना था और मैंने थियोरेटिकली लिखा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैंने न्यूमेरिकली जब अपन कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकली, तो पोटेंशियल को फिर आपको ऐसा लिखना है ना। किस प्रकार से लिखना है वो देख लें आप थोड़ा सा, मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर V इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q/R लिखना है। तो जो
Q आपको दिया गया है वो है आपका 2 इंटू 10⁻⁻6 और डिस्टेंस दे रखी है 5 मीटर की। ठीक है, पावर से पावर को सॉल्व कर लो तो ये माइनस के 6 चले जाएंगे, 3 बचेंगे, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 बटे 5 इंटू 10⁻, सॉरी 10⁻3। ठीक है, ये 6 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कैलकुलेट कीजिए इसको, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 3.6 इंटू 10⁻3 वोल्ट। दैट मीन्स आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक, रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक को देखो। 1 फैरेड इज इक्वल टू कितने स्टेट फैरेड होते हैं, तो 10⁻12 स्टेट फैरेड होते हैं। जूल इज इक्वल टू कुलाम, देखो अपन ने फार्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू W/Q, तो W जूल है, W मतलब वर्क की यूनिट जूल है, चार्ज की कुलाम है, यहाँ आ जाएगा जूल इज इक्वल टू हो जाएगा कुलाम इंटू वोल्ट। इस फार्मूले से निकाल लोगे आप, V इज इक्वल टू W/Q, देन W इज इक्वल टू Q इंटू V, Q की यूनिट है कुलाम और V की यूनिट वोल्ट, तो यहाँ आप लिख दोगे वोल्ट। ठीक है, फिर यहाँ एक वाक्य में उत्तर देना है कि समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच की डिस्टेंस बढ़ाने से उनकी कैपेसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं यहाँ इसको फार्मूला लिख देता हूँ, C इज इक्वल टू होता है K∈0A/D। ये D डिस्टेंस अगर इसको बढ़ाते हैं तो C डिक्रीज होगा, दैट मीन्स कैपेसिटी डिक्रीज होगी, है ना, यहाँ पे कम हो जाएगी कैपेसिटी, ये ध्यान रखना। ठीक, फिर कह रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कागज भरने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो भैया, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर पुटअप करते हो दैट मीन्स के इंक्रीज होगा, तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ लिख देना कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एक प्रकार से देखा जाए तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है ना। विद्युत ऊर्जा को हम इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिखते हैं, E इज इक्वल टू QV। तो Q की जगह चार्ज आ जाता है E और V की जगह आ जाता है वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो विद्युत ऊर्जा की यूनिट है। ठीक है, इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एक को पोटेंशियल सरफेस आप जानते हैं, सारी चीज़ें आप जानते हैं, इसमें मैं बहुत बताऊँगा नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे आप मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ना करें, ये कर सकते हैं, इसको नहीं करना है, इसको भी नहीं करना है, इसको करना है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर यहाँ ध्यान रखें, ये मैंने जो टिक लगाए ये क्वेश्चन कर लें, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कर लें, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक उसको भी कर लें। ठीक है, और इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, वो कर लें, तो आप फर्स्ट चैप्टर के बड़े क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे चैट बॉक्स में या बॉक्स में लिख के बताइएगा, तो मैं जो है आगे इसको बढ़ा दूंगा। तब तक मैं इसी के साथ में आपको अगली यूनिट 2 नंबर की यूनिट है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो बता देता हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर भी उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसको थोड़ा सा अपन देख लें। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। भैया ध्यान से सुने, यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर वैसे सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ये बात ध्यान दें। इसमें ये आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका ये इसका ये आंसर आ जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ताप गुणांक। ध्यान रखें, चालकों का मतलब कंडक्टर का पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर का नेगेटिव होता है, विद्युत अपघट्य का नेगेटिव होता है। मिश्र धातुओं पर कोई विशेष ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है। आप ध्यान रखना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होने का मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, है ना,
और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो चालकों का रेजिस्टेंस तो बढ़ता है, जैसे धातुओं का बढ़ जाएगा, लेकिन सेमीकंडक्टर का जो है वो डिक्रीज होगा और विद्युत अपघट्य का भी डिक्रीज हो सकता है। लेकिन विद्युत अपघट्य का जो है वो कभी इंक्रीज और कभी डिक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि विद्युत अपघट्य के तौर पे कभी कभी कुछ ऐसे मटेरियल आते हैं जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। और अतिचालक पदार्थ की चालकता, मतलब सुपर कंडक्टर पदार्थ की जो कंडक्टिविटी होती है वो अनंत होती है, इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो जीरो होगी, रेजिस्टेंस इसका शून्य होता है, ध्यान रखना। अगर रेजिस्टेंस पूछे तो शून्य ऑप्शन आएगा, कंडक्टिविटी पूछ रहे हैं तो अनंत इसमें ऑप्शन आएगा, ये ध्यान रखना, इन्फिनिटी होता है। विद्युत सेल स्रोत है तो अपन इसमें कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा है एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। किसी तार की प्रतिरोधकता किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है भैया, तो यहाँ रजिस्टिविटी का फार्मूला लिख लो, m/n/e² टॉय। भैया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये है रिलैक्सेशन टाइम। तो सबसे पहले तो आप कह दोगे कि एन मतलब नेचर ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो यहाँ तो आंसर ये आ जाएगा। दूसरा ये रिलैक्सेशन टाइम है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर को बढ़ाने पर ये जो श्रांति काल है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है तो रजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना, कंडक्टर की रजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो, ठीक। अगले यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं, अच्छी बात है, दोनों लॉ बताए हुए हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आवेश। किरचॉफ फर्स्ट लॉ आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, सेकेंड लॉ जो है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। भैया याद रखना, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, सेकेंड लॉ ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। अच्छा, फिर पूछा है कि इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा कैसी राशि है, तो ये एक अदिश राशि है, ठीक है। और आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, I होता है Q/T, Q चार्ज है, T टाइम है, दोनों ही स्केलर हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर क्वांटिटी है। बट इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि करंट डेंसिटी का फार्मूला आप लोग पढ़ते हैं J I/A, क्रॉस सेक्शन एरिया पे यहाँ वेक्टर लगा हुआ है, इसलिए ये थोड़ी सी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर करंट फ्लो होने की डायरेक्शन को बताता है, ठीक। और यहाँ फिर पूछा गया है कि मीटर सेतु मतलब मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो व्हीटस्टोन सेतु के प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, आप लिख लेना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक। 1 बॉक्स में अगर मैं उत्तर देना चाहूँ तो पहला क्वेश्चन है, विभव मापी की संतुलन स्थिति में इसका कितना प्रतिरोध होता है, तो भैया संतुलन की स्थिति में दैट मीन्स करंट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब इसका प्रतिरोध अनंत होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अनुगमन वेग और तीव्रता के बीच में संबंध स्थापित करने की बात की गई है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे आप लोग कैलकुलेट कर लेना। VD होता है E/m/τ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और रिलैक्सेशन टाइम है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अनुगमन के बीच में ये रिलेशन होता है। और साथ ही एक और मैं आपको यहाँ बता दूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में ये रिलेशन होता है, I/NE/AVD। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD होता है, दैट मीन्स अगर कहीं किसी में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है तो करंट कम होगा, ये भी याद रखना इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए तो ज्ञात कीजिए कि उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। भैया ये एक बात ध्यान में रखो, अगर किसी भी चालक कंडक्टर की
आप लेंथ को खींचकर कितने गुना बढ़ा रहे हो, जैसे यहाँ 3 गुना बढ़ाया है, तो आप इसका एन स्क्वायर कर दो, एन स्क्वायर आर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो 9 गुना बढ़ जाएगा। याद रखना, अगर किसी किसी कंडक्टर की लेंथ को n टाइम इंक्रीज किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा n स्क्वायर आर के टाइम पर। तो यहाँ जो है 9 गुना बढ़ जाएगा। हालांकि फार्मूला भी आप अप्लाइड कर सकते हो, ये वाला फार्मूला है R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ L रख दो, L1 इज इक्वल टू L, और यहाँ पे L2 इज इक्वल टू 3L कर दो, R1 इज इक्वल टू R कर दो, तो R2 आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है इसी में विभव प्रवणता का मात्रक। तो भैया विभव प्रवणता का फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू V/L। V को अपन ले लेते हैं वोल्ट में और इसको ले लेते हैं मीटर में, तो यूनिट हो जाएगी इसकी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आगे बढ़ा रहा हूँ मैं इसको। 2 नंबर के क्वेश्चंस आप लोग अब देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि मेरा अपना मानना कुछ अलग है इसमें। 2 नंबर वगैरह के अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो जैसे सुपर कंडक्टर क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, और थर्मिस्टर किसको कहते हैं, सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में भी इसमें आपसे पूछा जा सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इस प्रकार से इसको थोड़ा सा देख लें। यहाँ अगर आपसे कहें कि भाई ये मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते समय, तो आप जानते हो इस फार्मूले का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हाँ, एक बात और, आपको इस चैप्टर से न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल की प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर से अबाउट 95% रहेगी। 3 मार्क्स में इसमें न्यूमेरिकल आएगा आप लोगों को 1। तो न्यूमेरिकल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे देख लें, और जैसे अभी वो बताया था कि किसी तार की लेंथ को खींच के डबल करें तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो देख लें। ओम्स लॉ पर देख लें। यहाँ अगर आप इसमें से करना चाहते हैं तो फिर मैं समझ सकता हूँ कि आप एक ये वाला न्यूमेरिकल देख सकते हैं, एक ये वाला न्यूमेरिकल देख सकते हैं, और ये तो सिंपल न्यूमेरिकल है। तीनों रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ा है तो 1/2 + 1/3 + 1/r करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज यहीं कह सकता हूँ कि रोक रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि बाकी का वीडियो मैं अगले उसमें बनाऊंगा। तब तक आपको कोई अगर इसमें समस्या आ रही है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व चाहिए या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन इसमें मुझसे समझना है आपको, तो आप चैट बॉक्स में लिख दें या फिर मुझे इन्फॉर्म कर दें। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।